नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी ने दाखिल किया है नामांकन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सूरज। आज में फूलपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन की सरगर्मी अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी से आज बाकायदा मुश्तबा सिद्दीकी, जिनके नाम का ऐलान किया था, उन्होंने अपना नामांकन का जो पर्चा है वो भर दिया है। हालांकि कयास का बाजार जोरों पर है। ऐसी चर्चा थी कि हो सकता है गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में जाए, क्योंकि कांग्रेस शायद इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से आज मुश्तबा सिद्दीकी ने अपना पर्चा दाखिल किया, उसमें जो सियासी बाजार है वो ज़रूर गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, चूँकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विधायक रहे प्रवीण पटेल, जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद लोकसभा के सदस्य बन गए और ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद ये चुनाव किया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मुश्तबा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उसके अलावा इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर की जो पार्टी है, उन पार्टियों के प्रत्याशियों के भी मैदान में उतरने की जो सूचना है वो है। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी घोषित की गए। तो कह सकते हैं कि अब राजनीतिक रूप से तमाम तरह की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड अभी इस मामले में बहुत क्लियर नहीं। जिस तरह से आज नामांकन की प्रक्रिया में कांग्रेस के जो सदस्य हैं या उनसे जुड़े नेता हैं वो इसमें नहीं दिखे, उससे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बात बने और इस सीट पर प्रत्याशियों के बदलाव भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी ने मुश्तबा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने बाकायदा आज अपने नामांकन का पर्चा भर दिया। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इनका सीधा मुकाबला किससे होता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माजरा का बयान सामने आया। आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने, संवाददाता धनराज गर्ग दे रहे हैं जानकारी। जहां एक और उत्तराखंड में अभी तक नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाए हैं और अभी तक देखा जाए कि प्रशासक लगातार कहीं ना कहीं नगर निगम में जमे हुए हैं। आईएएस को प्रशासक बनाया गया है और लेकिन वही कहीं ना कहीं अब पंचायत चुनाव की राड़ भी शुरू होने लगी है और विपक्ष जमकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जो उत्तराखंड के अंदर पंचायतें हैं उनका जो कार्यकाल है वो 27 नवम्बर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो नहीं हो सकता है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो शासक है उनको वो एसडीएम बनाए जाएंगे और इसको लेकर के विपक्ष ने अब सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और विपक्ष के जो कहा जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के करण मेहरा, उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी लगातार कहती है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव क्यों नहीं कराए जाते, क्यों प्रशासक बिठाए जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये करण मेहरा ने खड़ा किया है। लेकिन देखा जाए कि अभी तक यदि हम बात करें पूरे उत्तराखंड की तो लगभग 7700 से भी अधिक जो पंचायतें थी, लेकिन परिसीमन होने के बाद वो पंचायत जो जिला पंचायत है वो 7800 से भी अधिक हो चुकी हैं और इनमें सभी में कहीं ना कहीं चुनाव होना है, यानी कि 27 नवंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 30 पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं होने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से चुनाव कराती है या नहीं कराती है, लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं उसका जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर देना होगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। लखनऊ सपा कार्यालय पर लगा 27 का सत्ताधीश पोस्टर। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लगी होल्डिंग जो इस समय चर्चा का विषय बनती जा रही है। होल्डिंग के अंदर अखिलेश यादव एकदम नए लुक में नजर आ रहे हैं और होल्डिंग के ऊपर लिखा है 27 के सत्ताधीश। 27 के सत्ताधीश को लेके लगातार राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। ये होल्डिंग अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जयराम पांडे ने राजधानी लखनऊ भर में होल्डिंग लगवाई है, जो लगातार चर्चा का विषय बनी है। वहीं इस होल्डिंग के बाद से भाजपा के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, वो भी चुटकी लेने से बाज नहीं आए। वहीं राकेश त्रिपाठी ने इस होल्डिंग के बाद जो चुटकी ली है उसमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे शब्दों को कहते हुए चुटकी ले लिए। वहीं उन्हीं ने 17 का, 19 का, 22 का, 24 का इतिहास भी
सपा को याद दिलाया है। आपको बता दें, ये होल्डिंग लगने के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म होती नजर आ रही हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर तो वहाँ दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। तो बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में भी आज एक्वाई लेवल जो है 300 के पार पाया गया है। जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन के अधिकारियों ने बताया कि काफ़ी जानलेवा हमला भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों की सेहत में भी काफ़ी इफेक्ट आ रहे हैं। लगातार डॉक्टरों की राय का कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस पॉल्यूशन के लिए रोकथाम के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। लेकिन उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस पर जो है नोटिस जो है चिपक हैं और लगातार प्राधिकरण की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन से बचने के लिए अपने घरों में काफ़ी हिदायत लेके चलें, घरों में रहें। लगातार जो अस्थमा के मरीज हैं उन मरीजों को पूरी तरीके से डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है कि वो अपने घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, चेहरे को पूरी तरीके से कवर करके निकले। और लगातार पॉल्यूशन जिस तरीके से जहरीली हवा जो है इस समय चल रही है और लगातार पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उससे लगातार दिल्ली एनसीआर में लगा सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर है। लेकिन उसके बाद दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी काफ़ी पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आखिरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए निर्णय लेने का काम किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों को बचाने वाला जो अध्यादेश था उसको लाने का काम यहाँ पर किया गया, यानी अगले 3 सालों के लिए अध्यादेश को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। तीसरी बार ऐसा हो रहा है, 2017 तक इस मलिन बस्तियों के अध्यादेश को लाने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सीमांत जो जनपद है उनके आर्थिकी को मजबूत करने का काम यहाँ पर किया गया। आने वाले दिनों में सरकार का आईटीबीपी के साथ एक MOU साइन होगा, जिसमें उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद के जो सीमांत क्षेत्र के जो लोग हैं वो सहकारिता के माध्यम से आईटीबीपी को मीट, अंडे या मछली को सप्लाई करने का काम करेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस जमा हो पाएगा। तो ये सीधे तौर पर सरकार का निर्णय कहा जा सकता है और ऐतिहासिक निर्णय इसे कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट के द्वारा मोहर लगाई गई है, जो आने वाले दिनों में विभागों के भीतर कर्मचारियों को सशक्त बनाने का काम करेंगे। साथ ही विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर रहेगा और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखने लगेगा। कैमरामैन इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सोहेल रिजवी। मथुरा शाही ईदगाह मामले में आज रीकाल अर्जी को जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मांग की गई थी कि जो 15 अलग अलग याचिकाएं हैं उसको अलग अलग सुना जाए, जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था और इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से रीकाल अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नहीं माना और बाकायदा जो याचिकाएं हैं एक साथ सुनने का अब रास्ता साफ हो गया है और इस मामले में 6 नवंबर को अब फिर सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, इस मामले में उसकी तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई, अलग अलग याचिकाएं सुननी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनकी दलीलों को नहीं माना और आज हिंदू पक्ष ने जो एक साथ इन याचिकाओं को सुनने की अपील की थी वो उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब इस मामले में 6 नवंबर को फिर से सुनवाई शुरू होगी। तो ये कह सकते हैं कि जल्द ही जिस तरह से एक साथ याचिकाएं सुनी जाएंगी, उम्मीद की जा रही है जल्द ही इस पर कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। फिलहाल अब दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलीलें जब आगे 6 नवंबर को सुनवाई शुरू होगी तो अपने पक्ष में रखनी होगी। शोएब इंडिया वाइज। बस्ती में लेखपाल का होटल में बैठकर घूस लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुंदर यादव। बस्ती जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा घूस लेने की जो वीडियो वायरल हुई है, कहीं न कहीं अपने आप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जहां सरकार लगातार ये वादा करता है, दावा कर रही है कि घूसखोरी सब सारी चीज़ें बंद है, लेकिन बस्ती जिले में राजस्व विभाग के जो है लेखपाल हैं उनके द्वारा होटल में बैठ करके और एक पीड़ित जो किसान है उनसे जो है घूस की डिमांड करते हैं उनके काम करने का। काम के एवज में उन्होंने 5,000 रुपये का डिमांड किया और डिमांड में जो उन्होंने देखा जाए कहीं ना कहीं पीड़ित उनकी पूरी डिमांड को पूरा भी नहीं कर पा रहा, साफ तौर वीडियो में वायरल हो रहा है। तो इस तरीके से राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं जो बिना घूस लिए किसी का काम नहीं करते हैं। ये बस्ती जनपद के तहसील
का पूरा मामला है, जो कि ये कुदरहा क्षेत्र में इनकी तैनाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कि राजस्व विभाग में जिस तरीके से घूसखोरी चरम सीमा पे है, ऐसे में अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप लगातार जहां सरकार कई लाख दावा होता है कि जो है हमारे यहाँ जो है गुंडई नहीं होगी, पूरे प्रदेश में राजस्व घूसखोरी नहीं है, तो ये पूरी तरीके से सरकार के वादों पर पोल खुल रही है। और अगर देखा जाए तो बस्ती जनपद के जो अधिकारियां हैं वो भी आंख बंद किए हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। आगरा में एंटी नारकोटिक्स टीम और आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें नकली दवा की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिसान अहमद। प्रदेश के जनपद आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत एएनटीएफ और आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नकली दवाओं की फैक्ट्री संचालित थी, जिसका आगरा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। वहीं आपको बता दें कि जो नकली दवाओं का अवैध कारोबार था, पुलिस ने उसका भंडाफोड़ किया है। नकली दवाई और मशीनरी की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने उस फैक्ट्री को सीज कर दिया है और मौके से तमाम दवाइयाँ और मशीनरी भी बरामद की है। मौके पर कार्यरत रहे 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जो दवा माफिया था विजय गोयल, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि विजय गोयल पहले भी अवैध दवाओं के कारोबार में जेल जा चुका है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। पीलीभीत के पूरनपुर में एक बार फिर चला बाबा का बुलडोजर। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। हमको बता दें, आज बुलपुर रेलवे स्टेशन के पास जो रेलवे फाटक है उसके इर्द गिर्द कुछ दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन वहीं कई बार प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी दबंग लोग कब्जा से मुक्त नहीं किए जा रहे थे, कब्जा नहीं हटा रहे थे, जिसको चलते आज जो है कि पुलिस प्रशासन मजबूर होकर करके रेलवे फाटक के पास बाबा का बुलडोजर पहुंचा है, जहां पर अवैध कब्जे मुक्त कराने के लिए बाबा का बुलडोजर चला है। काफ़ी देर तक बाबा का बुलडोजर चलता रहा। वहां पर प्रशासन की अगर बात करें तो काफ़ी प्रशासन पुलिसकर्मी लोग वहां पर मौजूद रहे। अब पीलीभीत के पूर्णपुर क्षेत्र में ऐसे कई अवैध कब्जे हैं जो अभी तक बाबा का बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन आने वाले दिनों में बाबा का बुलडोजर जल्दी ही घूमने वाला है, क्योंकि अब जो है पूर्णपुर में भी बाबा का बुलडोजर सर्वे जरूर चलते नजर आता रहता है, क्योंकि अवैध जो है कि तरीके से दबंगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है, लेकिन कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो मजबूरन प्रशासन के द्वारा बाबा के बुलडोजर को चलाने की मजबूरी पड़ती है। अगर बात करें रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द काफ़ी जो है कि कब्जा किया गया था, वहीं आरा मशीन लगा करके कोई किसी प्रकार से कब कर रखे हुए थे, जिसके चलते आज बाबा का बुलडोजर बड़ी कार्रवाई की गई है और बाबा के बुलडोजर के द्वारा जो है कि कब्जा कराया गया है। पूर्णपुर में आए दिन बाबा का बुलडोजर चलता रहता है। अभी तक बहुत सारी जमीनें दबंग लोग जब्त किए पड़े हैं, अभी तक जो कि नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। नोटिस भी दिए जा चुके हैं, लेकिन कब्जा मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर भी जल्दी बाबा का बुलडोजर चलने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक जो कि पूरी तरह से नेतृत्व नहीं किया गया। अब देखना ये है कि किस तरह से दबंग लोग जो कब्जा मुक्त करते हैं या नहीं करते हैं, या बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के शक्ति में बच्चों से भरी स्कूल बस नदी में पलट गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनोज शुक्ला। स्कूलों की मनमानी के चलते आए दिन बच्चों के साथ हादसा होती रहती है, जबकि सरकार स्कूलों के लिए, निजी स्कूलों के लिए परिवहन विभाग की गाइडलाइन के होने के बावजूद आए दिन स्कूली बच्चों के वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में 15 बच्चों को लेकर जो बस जा रही थी, अचानक नाले में गिर गई। क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं होती कि जो निजी स्कूलों में वाहनें चलती हैं उनका सही समय पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों में क्या उपकरण लगाए गए हैं, ये सब की जांच क्या शासन प्रशासन को नहीं करनी चाहिए? यह अब काफी हद तक होता नजर आता है। जी हाँ, सिर्फ शक्ति की बात न करके और जिलों में भी आए दिन बच्चों के वाहनों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों को लेकर शासन प्रशासन कितनी जिम्मेदारी निभा सकता है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज।
अमरोहा में बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान में क्या कुछ हुआ, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बिजली ठेका कर्मचारियों का अनोखा कारनामा सामने आया, जहां पर बिजली ठेका कर्मचारियों का अवैध वसूली करते हुए, लूट खसोट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ। पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में बिजली के ठेका कर्मचारी जो मीटर उतारने के नाम पर लोगों से खुलेआम डकैती, लोगों की से वसूली करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वहीं सारे मामले में बताया जा रहा है कि लोगों का आरोप है कि जो बिजली के ठेका कर्मचारी हैं, उनके मीटर उतरवाने के नाम पर उसमें तार में कट मारने का लोगों ने, उपभोक्ताओं ने आरोप भी लगाया कि ठेका कर्मचारी खुद कट मारते हैं और उसकी आड़ में मोटी वसूली करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बिजली के ठेका कर्मचारी जो लगातार लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसका वसूली करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। वहीं सारे मामले में जो बिजली विभाग के एसडीओ जेडी प्रजापति हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जानकारी देते हुए कहा कि इस सारे मामले में उनके मामला संज्ञान में जल्द ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि बिजली विभाग के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से अवैध वसूली को लेकर सख्त है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अवैध वसूलियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार को जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, अमरोहा शहर में लगातार लोगों से वसूली कर रहे हैं, अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से इन पर कार्रवाई कर पाती है और कब तक कार्रवाई कर पाती है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बलौदाबाजार में पुलिस ने करीब 22 लाख के 156 गुम मोबाइल बरामद किए हैं और वापस लौटाए हैं। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। बलौदाबाजार क्राइम ब्रांच की टीम ने आज 176 मोबाइल की रिकवरी की, जिसकी कीमत लगभग 21,50,000 रुपए है। ये मोबाइल 176 लोग के द्वारा किसी के मार्केट में चोरी हो गए थे, किसी के ऑफिस से चोरी हो गए थे, और इस मोबाइल में सभी के मेन गोपनीय डॉक्यूमेंट थे। आज बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आज सभी 176 लोगों को अपने ऑफिस में बुलाकर एक कार्यक्रम में ये सभी को रिकवरी दी, और उन्होंने उनसे चर्चा की कि आपके मोबाइल, तो बताया किसी मार्केट में सब्जी लेने गए थे, तब मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। तो कोई बोले कि मेरे पर्स से कोई मोबाइल निकाल लिया था, हम कपड़ा खरीदी करने गए थे। और उन्होंने बताया कि इस मोबाइल की रिकवरी हमने अपने सिस्टम में डाल के लेकर लोकेशन लेके रिकवरी धमतरी, शक्ति, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली से हमने रिकवरी की है। और ये मोबाइल जिनके पास था, आपके डाटा उनके पास गया होंगे। आप लोग से निवेदन है कि अपने मोबाइल पे अब जो नया डाटा डालेंगे, उसका पासवर्ड जो नया कहीं भी करेंगे, सबको चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल के दूसरे के हाथ में था। आज सभी 176 लोगों ने पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज हमारा घुमा मोबाइल मिल गया और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट मिल गए। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप माहेश्वरी। आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गैंगस्टर इमरान की 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिसान अहमद। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद आगरा पुलिस लगातार गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें, आज आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में इमरान जो गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके 4 मकान पुलिस ने सीज किए हैं, जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वहीं इमरान के 2 मकान थाना सागन क्षेत्र के अंतर्गत थे और 1 मकान थाना मंटोला और 1 ताजगंज में मकान था। चारों मकानों को पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत के ये मकान बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इमरान और उसके भाई इरफान के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई की गई है। थाना हरिपर्वत में गैंगस्टर एक्ट में ये मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद आज कोर्ट के आदेश के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं इमरान और इरफान के खिलाफ पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हालांकि इमरान और इरफान फरार है, पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है। आगरा पुलिस का दावा है कि जल्द ही इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। जालौन में मिट्टी खनन माफियाओं पर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में लगातार खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिख रहे हैं, जहां खनन माफियाओं के द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा था, वहीं ग्रामीणों के द्वारा लगातार इसकी शिकायत तहसील प्रशासन से की जा रही थी, जिसके बाद तहसील प्रशासन के द्वारा संज्ञान लेते हुए अवैध मिट्टी खनन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिस पर तहसील प्रशासन के द्वारा मिट्टी से भरी
अवैध ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर सीज कर दिया और साथ में एक जेसीबी मशीन को भी सीज कर दिया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के कौच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कौच कोतवाली क्षेत्र में लगातार मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध मिट्टी का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर कौच एसडीएम के द्वारा संज्ञान लिया गया और कौच एसडीएम ज्योति सिंह ने पुलिस फोर्स की मदद से छापेमारी करते हुए अवैध मिट्टी खनन कर रहे एक ट्रैक्टर व जेसीबी मशीन को पकड़कर सीज कर दिया गया है। वहीं तहसील प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। बलिया जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवती से 315 बोर का कारतूस बरामद किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। जीआरपी पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मैं आपको बता दूं कि जीआरपी पुलिस बलिया रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन से एक युवती को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 315 बोर अवैध कारतूस 750 बरामद किया है। मैं आपको बता दूं कि वह पैसेंजर ट्रेन जो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से चलती है और छपरा तक जाती है, उस ट्रेन में वह युवती वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से बैठ करके और छपरा वह कारतूस लेकर जा रही थी, जहां पे जीआरपी पुलिस को कहीं न कहीं से सुराग मिला और वो बलिया रेलवे स्टेशन पे उस युवती को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं वह युवती ने यह बताया है कि कोई अंकित पांडे नाम का कोई व्यक्ति है, जिसने उसको यह कारतूस दिया था और छपरा में किसी व्यक्ति को देना था। वह युवती जो है वाराणसी रेलवे जो कैंट रेलवे स्टेशन है, वहीं से वह उस ट्रेन में बैठ करके और छपरा के लिए जा रही थी, जहां पर बलिया में जीआरपी पुलिस को कहीं न कहीं से सुराग मिला और जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसकी आगे की कार्रवाई कर रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।